दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों इस बार 15 अगस्त के मौके पर सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्म रिलीज हुई। एक जैसा कि आप जानते हैं वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने भूमिका निभाई है, और दूसरी फिल्म है कुली द पावर हाउस। और इस फिल्म में रजनीकांत के साथ एक और सुपरस्टार नागार्जुन दिखाई दिए हैं। इन दोनों ही फिल्मों की मैं यहाँ पर तुलना नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी जो दिलचस्पी थी फिल्म देखने में वह थी कुली को लेकर के। कुली मैंने सबसे पहली देखी है, वॉर 2 उसके बाद, इसलिए मैं सबसे पहले कुली के बारे में बात करूँगा। कुली फिल्म देखने के पीछे कई वजह थी। एक तो ये कि रजनीकांत के फिल्मी करियर के पूरे 50 साल हो रहे हैं। इस मौके पर यह फिल्म आती है कुली द पावर हाउस। कुली, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से कई साल पहले अमिताभ बच्चन की भी कुली आई थी, लेकिन उस कुली की कहानी से इस कुली की कहानी में हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। उस फिल्म का नाम भी कुली था और इस फिल्म का नाम भी कुली है। उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन बीड़ी पीते थे और इस फिल्म में भी रजनीकांत बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोनों ही फिल्मों का बैकड्रॉप बिल्कुल अलग है। वह रेलवे स्टेशन की कहानी थी और यहाँ पर पोर्ट की कहानी है। इस फिल्म की कहानी संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो रजनीकांत ने जिस किरदार को निभाया है उसका नाम है देवा, यानी कि देवराज। उसके दोस्त राजशेखर की हत्या कर दी जाती है और उसकी बेटी, जो कि इस फिल्म में श्रुति हासन ने उसका किरदार निभाया है, उसका सहयोग करते हैं रजनीकांत और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजशेखर की हत्या क्यों और कैसे की गई है। और इसकी तहकीकात में जब वो जुड़ते हैं तो बहुत तरह की परतें खुलती है कहानी में, जो कि विलेन के रूप में है नागार्जुन। उसने उस पोर्ट पर किस किस्म का काला कारोबार कर रखा है और कैसे एक काला साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया है, कुलियों को मार करके उसके शरीर के कीमती अंगों को निकाल करके किस तरह से वो दुनिया के देशों में व्यापार करता है, इसको पर्दाफाश करने की कोशिश करता है देवराज। लेकिन इन सामान्य सी कहानी में जो सबसे बड़ी बात है इस फिल्म में वो है इस फिल्म की पटकथा। इस फिल्म की पटकथा कुछ इस प्रकार से बुनी गई है और उसकी जो सिनेमेटोग्राफी की गई है, उसका जो डायरेक्शन है, वह अपने आप में इस प्रकार का है कि जब आप इस फिल्म को देखने लग जाते हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। एक एक मिनट बिल्कुल आपके भीतर सांसें अटकी रहती है कि अब अगला सीन में आखिर क्या होगा। डायरेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं, इस फिल्म के कनगराज हैं, जिन्होंने इससे पहले कई सारी फिल्में बनाई है। कैथी जैसी फिल्म बना चुके हैं और बहुत ही मशहूर वह फिल्म रही है। उन्होंने डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त किया है। उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है और कहानी लिखने के समय इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के समय बिल्कुल उलझ जाए। आप इसे किसी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि शायद कंफ्यूज कर जाएं, लेकिन जो जागरूक दर्शक हैं आज के, वे कंफ्यूज कम होते हैं। ऐसी चीज़ों में वो ज़्यादा मज़ा उठाते हैं, उन्हें आनंद आता है कि आखिर अगले पल क्या होने वाला है। इस फिल्म में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। डायरेक्टर राइटर का यही सबसे बड़ा इसमें कमाल है कि आप बिल्कुल सोच नहीं पाते कि आगे जाकर के क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि फिल्म जहाँ पर ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके बाद भी फिर फिल्म है। विलेन नागार्जुन के अंडर काम करने वाला एक शख्स है जिसका नाम है दयाल, और उस दयाल जो किरदार निभाया है वो है सोबीर शाहिर। उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है।
दयाल को जब मार दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह किरदार बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अगले ही पल दयाल फिर से ज़िंदा हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे सीन हैं इस फिल्म में जो कि आपको बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगेगा। और यही वो बड़ी चीज़ है कि दर्शक इस फिल्म को देखने में आनंद उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तमिल दर्शक हैं, जहां रजनीकांत के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके फैंस की बहुत बड़ी संख्या है, वहां पर इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों में टूट पड़े हैं। यहाँ तक कि तेलुगु में भी लोग खूब देख रहे हैं और हिंदी में भी एक प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है। जो कि ख़ास तौर पर रजनीकांत के फ़ैन हैं, वे लोग सिनेमाघरों में जा रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन किया है। सबसे अहम बात यह हो जाती है कि पिछले करीब 50 साल से रजनीकांत एक्टिंग कर रहे हैं और इस वक्त वो 74 साल के हो चुके हैं। लेकिन जब आप उनको पर्दे पर देखते हैं तो उनमें वही स्फूर्ति नज़र आती है, वही मादा नज़र आता है जो आज से 25-30 साल पहले देखा गया था। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को सबसे पहली बार हमने देखा था अंधा कानून में। उस वक्त हिंदी के दर्शकों ने रजनीकांत को सबसे पहली बार देखा था और तभी से उनकी स्टाइल के बहुत सारे लोग मुरीद हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजनीकांत को उसी स्टाइल में देखना चाहते हैं। सिगरेट पीने का अंदाज़, पिस्तौल चलाने का अंदाज़, उछल कूद कर मारपीट करने का अंदाज़, वो सारी चीज़ें पूरी ऊर्जा के साथ कुली द पावर हाउस में भी दिखाई देती हैं। और यही रजनीकांत की सबसे बड़ी यूएसपी है। कुली द पावर हाउस को देखने के लिए अगर सिनेमाघरों में दर्शक जुट रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह रजनीकांत हैं और साथ में नागार्जुन हैं और साथ में श्रुति हासन भी हैं। और हाँ, एक चीज़ जो इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है वो है आमिर खान। फिल्म के ख़त्म होने से कुछ समय पहले जब आमिर खान आते हैं तो हिंदी के दर्शकों के बीच एक अलग किस्म का उत्साह दिखाई देता है। आमिर खान ने रजनीकांत का बखूबी सामना किया है, काफ़ी अलग अंदाज में दिखाई दिए हैं। और रजनीकांत और आमिर खान जब एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो एक अलग किस्म की केमिस्ट्री दिखाई देती है, उसमें एक अलग संभावना नज़र आती है। ये संभावना बताती है कि भविष्य में हो सकता है कि दोनों एक बार फिर किसी बड़े रोल के साथ दिखाई दें। अगर ऐसा होता है तो वह फिल्म भी निश्चित तौर पर दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी, जिसकी नींव कुली द पावर हाउस में पड़ गई है। आपको कुली द पावर हाउस कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।